नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। तो यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है। यूक्रेन ने रूस पर झूठा दावा का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने कहा है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क ओब्लास्ट में जेनोसाइड की घटना हुई, ये दावा करके रूस ने जो है उस पर आक्रमण किया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में थोड़ी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी और ये यूएन का ही एक भाग है। और इसका जो मुख्यालय है वो यूनेस्को से अलग हैग, नीदरलैंड में है। और इसी में एक आता है आपराधिक न्यायालय, क्रिमिनल कोड जो है वो उसकी स्थापना हुई थी 2002 में। इसका भी जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यायालय के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में बहुमत प्राप्त करना होता है, ये भी याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चुनाव होते हैं और 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में चुने जाते हैं। तो इसका मतलब 1/3 सदस्य 3 वर्ष में रिटायर भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसी से बनता है कि न्यायाधीश पुनः नियुक्त के पात्र होते हैं। तो एक बार कोई न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है तो उसे दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। अगली खबर की ओर। भारत में अब तक 4 न्यायाधीश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त हुए हैं। उनमें पहला नाम है दलवीर भंडारी जी का। मैं उल्टा बता रहा हूँ या नीचे से चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला नाम जो है बेनिगल राव का है, जो संविधान सभा के सलाहकार भी थे। ये 52-53 में सदस्य बने। दूसरे थे नगेंद्र सिंह, ये 73 से लेकर के 88 तक रहे हैं। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें आप। तो पहले बेनिगल राव, दूसरे नरेंद्र सिंह और तीसरे हैं RS पाठक, ये 89 से 91 तक रहे। और चौथे जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं वो हैं जस्टिस दलवीर भंडारी, 2012 से काम कर रहे हैं। तो चलिए ये भी महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं सेबी के बारे में। तो 2022 में सेबी ने निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेबी के द्वारा है। ठीक है, और सेबी की स्थापना कब हुई थी तो ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो 1992 में, 12 अप्रैल 1992 को एक वैधानिक निकाय है, ये गैर संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और नियम विनियमित करना है। मुख्यालय इसके देख लीजिए, तो मुख्यालय इसका मुंबई में है, याद रखिएगा। अन्य मुख्यालय जो हैं अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है, जो सामान्य जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक में अंतर क्या होता है। तो सरकारी विधेयक वे होते हैं जो संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और निजी विधेयक जो होते हैं वो मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, यह विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है। संसद में इसके पारित होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, इसकी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। अगर सरकारी विधेयक अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और निजी विधेयक अस्वीकृत होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप शुक्रवार से भैया शुरुआत हो रही है। कहाँ पे हो रही है? न्यूजीलैंड में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला मैच होगा न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 31 दिन तक चलने वाला यह टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट में 31 मैच भी खेले जाएंगे। तो ये खबर है, नाम स्थानीय कहाँ पे हो रहा है? न्यूजीलैंड। कौन सा कप हो रहा है? महिला। हाल ही में चंडी नगर निगम ने मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन किया जाए ताकि उसके पार्षद राज्यसभा के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें।
ठीक है, तो आप याद रखें भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की परिषद संरचना से संबंधित है। ये अनुच्छेद याद रखें, महत्वपूर्ण है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। अभी तक चंडीगढ़ का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अभी इमनाती चक्रवात आया हुआ है, तो ये कहाँ पे आया हुआ है, तो मेडागास्कर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इमनाती, ने कहर भर पाया। ठीक है, तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है। और आने के जो कारण रहते हैं वो क्या रहता है कि जब तापमान 27 डिग्री से अधिक रहता है, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब, समुद्र तल पर ऊपरी अपसरण, इन चक्रवातों की उत्पत्ति के और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो बात हम लोग अभी देख रहे हैं, भारत और यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। तो उसमें भारत, आप जानते ही हैं, अधिकतर हथियार भारत रूस से खरीदता है। तो कौन कौन से मुख्य हथियार भारत रूस से खरीदता है, मैं सोच रहा हूँ इस पर भी एक नज़र डाल दूँ आपकी। तो पनडुब्बियाँ भैया, ठीक है ना। भारत को अपनी पहली पनडुब्बी भी सोवियत संघ से ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, और जो है पनडुब्बी थी 1967 में, जिसका नाम था कलवरी। ठीक है, 16 पारंपरिक जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से 8 सोवियत मूल की हैं भैया, तो समझ लीजिए आप। ठीक, INS अरिहंत जो स्वदेशी निर्मित परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है, अरिहंत, वो भी रूस की मदद से है। ठीक है, जितने भी हमारे अधिक से अधिक फ्रिगेट, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, ये सब रूस की मदद से हैं भैया। तो याद रखिए, इवन रूसी तलवार श्रेणी का युद्धपोत भी जो है, ठीक है, 17 युद्धपोतों में से 6 रूसी तलवार श्रेणी के हैं। तो ठीक है, तो ये थी आज की खबर थी। ठीक, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।